अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ग्रीन लैंड की। दुनिया के सबसे बड़े जजीरे के ऊपर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन सदर हैं वो अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। ऐसा क्या है ग्रीन लैंड के अंदर और ग्रीन लैंड की तारीखी अहमियत क्या है, इसकी मौजूदा अहमियत क्या है और इसके साथ साथ क्या ग्रीन लैंड फ्यूचर में किसी नई तब्दीली का इशारा है। इन तमाम सवालात के जवाब जब हमने तहकीक की तो हम चाहते हैं कि वो आपके सामने रखें ताकि आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ ग्रीन लैंड के बारे में जान सकें। सबसे पहले दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो आपको ग्रीन लैंड को समझने में आसानी होगी। और अगर आप ग्रीनलैंड को इस दुनिया के नक्शे में देखें तो ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह पर है जो नॉर्थ पोल और अटलांटिक के साथ साथ अमेरिका के खित्ते के साथ मौजूद है। और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जहां दुनिया का वो ट्रेड रूट्स ओपन हो सकते हैं फ्यूचर में जो इस रास्ते के सामने से गुजरेंगे। और आपको पता है कि दुनिया इस वक्त ट्रेड की जंगें लड़ रही है और आने वाले दौर में यह खित्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस जगह को अगर आप समझें तो यहाँ पर एक और दिलचस्प पहलू है और वो दिलचस्प पहलू ये है कि ग्रीनलैंड के ऊपर हुकूमत जो है वो यूरोपियन कंट्री दैट इज डेनमार्क की है। और डेनमार्क की हुकूमत के साथ साथ जबकि इस खित्ते की जो प्रेजेंस है वो अमेरिका, कनाडा और इस नॉर्थ अमेरिका के अंदर मौजूद है। इसका सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इसके ऊपर हुकूमत एक ऐसे मुल्क की है जो इससे 3000 से ज़ायद किलोमीटर दूर है। और यहाँ आने का रास्ता अगर आप फिजाई रास्ते से आए तो आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। इतनी दूर इस मुल्क को जोग्राफियाई लोकेशन की तब्दीली के हवाले से जब देखा जाना और अमेरिका का इसको डेनमार्क से वापस लेना या इस बात पे प्रेशराइज करना कि ये खित्ता हमें चाहिए या हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को वाज़े करता है तो वो भी कुछ ऐसी तब्दीलियों का इशारा हो रहा है जो मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बात जानेंगे कि आपने इसकी इंपॉर्टेंस समझी तो ग्रीनलैंड के हवाले से एक सवाल आपके जहनों में आ रहा होगा, इसको ग्रीनलैंड क्यों कहते हैं। अगर हम इसको नक्शे में देखें तो ये बर्फ से ढका हुआ है और बर्फ से ढके हुए इस खित्ते को ग्रीनलैंड क्यों कहा जाता है। तो इस बात को भी समझने के लिए और इसके साथ जुड़े बाकी पहलू समझने के लिए जरा इस तारीखी पहलू पर नजर डालते हैं। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो ये वो खित्ता है जो वाइकिंग्स 10वीं सेंचुरी के वो सिविलाइजेशन जो यहाँ पर मौजूद थी और वो यूरोप और बहुत सारे नए रास्तों को एक्सप्लोर कर रही थी। तो वेस्ट को एक्सप्लोर करने की जो उनकी हिस्स थी या वेस्ट को एक्सप्लोर करने की जो उनकी तड़प थी वो उनको आइसलैंड की हुकूमतों के साथ साथ उनको बाद में ग्रीनलैंड पर आने के लिए भी मजबूर कर दिया। एरिक रेड, ये एरिक जब इस खित्ते में पहुंचते हैं तो यहाँ पर कोस्ट लाइन ऑफ ग्रीनलैंड के ऊपर उनको कुछ ऐसे खित्ते मिलते हैं जहाँ पर वो कुछ ग्रीनरी या कुछ ऐसी जगहों को एंजॉय कर सकते हैं जो उनके डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन के इलाकों के अंदर उनको नायाब मिलती थी। इस बुनियाद पर उन्होंने इसका नाम कोलालित नोनात रखा जिसका मतलब है द लैंड ऑफ ग्रीनलैंडर्स। और इस नाम को रखने के बाद ये नाम फिर ग्रीनलैंड पड़ गया और फिर इस खित्ते को 17वीं सेंचुरी के अंदर बाकायदा डेनमार्क ने अपने साथ ना सिर्फ शामिल किया बल्कि इसको बाकायदा अपने मुल्क के साथ अटैच करने के बाद एक सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी करार दिया गया। इसका अपना वजीर आज़म है, इसकी अपनी पार्लिमान है, लेकिन इसके तमाम अखराजात और इसके ऊपर तमाम दिफाई और फॉरेन पॉलिसी मैटर्स जो हैं वो डेनमार्क की हुकूमत ही देखती है। डेनमार्क इस वक्त यूरोप के अंदर मौजूद है और नेटो कंट्री है और उस वजह से डेनमार्क की नेटो कंट्री होने की वजह से इस टेरिटरी के ऊपर क्या नेटो के कवानीन भी अप्लाई होते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस खित्ते को हथिया लेते हैं या इसके ऊपर कोई दिफाई हुक्म जारी करते हैं तो क्या उस टाइम पर नेटो का दिफा जो है वो काम आएगा, क्योंकि अमेरिका भी नेटो कंट्री है और डेनमार्क भी नेटो कंट्री है। दोनों नेटो कंट्रीज अगर आमने सामने आ रहे हैं तो इसके बाद नेटो का जो तसव्वुर है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ये सूरत हाल पैदा कर रही है। तारीखी पस मंजर के साथ एक और बात आपको वाज़े करूं कि ये बात पहली नहीं है कि इस खित्ते को लेने की बात की जा रही है, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की अगर लिस्ट में जाएं तो अमेरिका के एक प्रेसिडेंट जो कि एंड्रयू जॉनसन है 1860 में उन्होंने इस ख्याल पे बात की कि उन्हें ग्रीनलैंड को हासिल कर लेना चाहिए क्योंकि ये अमेरिका की जो सिक्योरिटी है और खित्ते की जो शील्ड है उसके लिए इसको रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक और चीज़ का इजाफा करूँ कि अमेरिका ने अलास्का को रशिया से इसलिए ख़रीदा था कि वो भी इसकी स्ट्रेटेजिक बुनियाद या इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और ये काम भी इन्हीं अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जिनका नाम एंड्रयू जॉनसन है, इन्होंने 1869 30 मार्च को रशिया से अलास्का को खरीद कर अपना हिस्सा बनाया था। तो ये पॉलिसी अमेरिका की पहली नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इसकी बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इस तरह भी इस्तेमाल किया गया कि नाजी फोर्सेस के रूट्स को ब्लॉक करने के लिए, उनके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर फौजी डिप्लॉयमेंट्स की गई और अमेरिका ने उस वक्त स्लेज डॉग्स जो यहाँ पर मौजूद होते हैं ग्रीनलैंड्स के अंदर हर वक्त भाग रहे होते हैं और यहाँ पे जितना भी निज़ाम तरसील है, कम्युनिकेशन है, वो स्लेज डॉग्स की तरफ की जा रही होती है क्योंकि एक बर्फानी हिस्सा है। तो स्लेज डॉग्स के साथ अमेरिका ने भी इस खित्ते
खतरे के ऊपर, उस वक्त की नाजी फोर्सेस की कार्रवाइयों को ऑब्जर्व करने के लिए, उनको रोकने के लिए, ग्रीन लैंड के ऊपर अपने दिफा को समझने के लिए इस खित्ते पर आकर उनकी हेल्प भी की थी। यानी ये बात तो तय है कि जो ग्रीन लैंड है अमेरिका के साथ होते हुए, ये एक ऐसी लैंड तो ज़रूर है जिसके ऊपर बहुत मनो बर्फ़ जम मौजूद है, लेकिन इस तरह भी इस बात को समझें कि ये बर्फ़ अगर अमेरिका के या किसी भी शख्स के काम की नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल अगर किसी ऐसी हुकूमत का हो जाए जो अमेरिका के क्लोज अपने डिफेंस को डिप्लॉय कर सकता है, तो ये अमेरिका की सालमियत और डिफेंस को एक और ख़तरे की घंटी की तरह नज़र आता है। और अब हम बात करते हैं कि अमेरिका ग्रीन लैंड को हासिल क्यों करना चाहता है। इसकी 3 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न इसकी स्ट्रेटेजिक है, दूसरी रीज़न इसकी रेयर मिनरल्स की जंग है, और तीसरी रीज़न जो है वो आलमी ताकतों का एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो इस सिचुएशन को वाज़े करता है। तो इस सवाल का जवाब स्ट्रेटेजिक सिचुएशन से लेने की पहले कोशिश करते हैं कि ग्रीनलैंड एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। और इससे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है और हमेशा से एंजॉय करता है कि एक ऐसा खित्ता है जो बाकी खित्तों से बहुत दूर है। इसके दोनों साइड पे 2 ऐसे बड़े ओशियंस हैं, अटलांटिक और पैसिफिक, जो इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को ना सिर्फ बहुत ज़्यादा इसके दिफाई लिहाज से इसकी फेवर में देते हैं, बल्कि किसी भी बड़े मुल्क को अगर हम कोल्ड वॉर्स देखें, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का एरा देखें, तो उस टाइम पर जो जंगें रहीं, उस जंगों में किसी भी मुल्क का अमेरिका की लैंड तक पहुंचना एक मुश्किल हदफ समझा जाता था। इसलिए बहुत सारे ममालिक की तरफ से ये कोशिशें रहीं कि अमेरिका के नज़दीक जितने भी खित्ते हैं, चाहे वो कोलंबिया हो, चाहे वो पनामा हो, चाहे वो वेनेजुएला हो या कोई और ममालिक हो, उनके साथ अपने ख्यालात और अपनी आइडियोलॉजीज़ को उन मुल्कों में नाफिज करके अमेरिका के करीब अपने डिफेंस को मजबूत किया जाए, ताकि अमेरिका को वहाँ जाकर चेक दिया जा सके। लेकिन जब जब ऐसा किया गया, अमेरिका ने ना सिर्फ उन हुकूमतों को बदला, बल्कि हमने हाल ही में वेनेजुएला के सदर का जो हशर हुआ, उसको भी इसी कड़ी की एक कड़ी कहा जाता है। अब सवाल ये कि अगर अमेरिका अपने नज़दीक किसी भी मुल्क के अंदर किसी मुल्क का तसल्लुत पसंद नहीं करता और वो उसके दिफाई कंट्रोल के हवाले से ज़रूरी भी है, तो ग्रीनलैंड की पोजीशन भी इसी ज़ुमर में देखी जाएगी। अगर आप देखें कि ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह पे है जो अमेरिका के बिल्कुल साथ एक ऐसा खित्ता है, और ग्रीनलैंड के पास या ग्रीनलैंड पर किसी भी मुल्क का कंट्रोल होना अमेरिका की डिफेंस हिकमत अमली को तब्दील करने का इशारा होगा। इसमें एक और चीज़ आपके सामने रखूँ कि ट्रंप इसकी बात क्यों कर रहे हैं। 2019 में चाइना ने एक बयान दिया कि वो अपना एक हवाई अड्डा ग्रीनलैंड में खोलने जा रहे हैं, जहाँ पर उनका मकसद कमर्शियल होगा, लेकिन अमेरिका को उनके इस कमर्शियल मकसद की परवाह इसलिए ज़्यादा थी कि ये चीज़ कभी भी अमेरिका की लैंड के नज़दीक चाइनीज़ टेरिटरीज़ को डेवलप करना अमेरिकन मफाद में नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर हम रशिया की बात करें और चाइना की बात करें, तो ये बहुत पुराने हरीफ भी हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक जंगों के साथ साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में इस वक्त दुनिया के लड़ रहे हैं। तो इन खित्तों का अमेरिका की लैंड के अंदर अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर करना भी अमेरिका को ये बात बताता है कि इससे पहले कि ये इन खित्तों पर आ जाएं, आप पहले से उस खित्ते को कंट्रोल कर लें। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को वाजे करती है, वो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं। आर्कटिक की बर्फ़ और ग्रीनलैंड की बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही है, और इसके पिघलने के बाद वहाँ से बहुत सारे मिनरल्स बन रहे हैं, और इसके पिघलने के बाद बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारी चोटियाँ वाजे हो रही हैं, जहाँ से ऐसे मिनरल्स निकाले जा सकते हैं जो फ्यूचर में एक नई जो मिनरल्स की जंग है उसका इशारा भी करते हैं। अगर आप इस बात को समझते हैं कि दुनिया ने हमेशा ट्रेड रूट्स को अपनाने की जंगों में हिस्सा लिया है, तो ये बात हमें वाजे होती है कि दुनिया के मैप में वो तमाम पॉइंट्स चोक पॉइंट्स होते हैं या दुनिया के लिए एक बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं जहां से दुनिया की ट्रेड होती है। अगर हम इसको मलाका स्ट्रेट से लेकर रेड सी की से गुजरने वाली ट्रेड के हवाले से देखें, दी जबूती के स्पॉट को देखें, अगर हम गजा के बिल्कुल सामने मौजूद सुइज कैनाल को देखें और मेडिटेरेनियन के रास्ते देखें, तो दुनिया के ये वो ट्रेड रूट्स हैं जो दुनिया के बहुत ज्यादा ग्लोबल ट्रेड के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। लेकिन अगर एक नया ट्रेड रूट वाजे होता है जो कि आर्कटिक ट्रेड रूट्स होंगे, बिकॉज वो रूट्स चाइना को, रशिया को और बहुत सारे ममालिक को कनेक्ट करेंगे दुनिया के साथ बहुत कम वक्त में, तो हर बंदे की ये कोशिश होगी कि इस रूट से वो ट्रेड करे, और उस ट्रेड करते वक्त जब वो यहाँ से गुजरेगा तो ग्रीनलैंड उनका सामना करेगा, और उस वक्त अगर कोई मुल्क वहाँ पर होगा तो वो अपने इंटरेस्ट को या अपने उस टाइम के किसी भी डिफेंस या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वॉच करेगा। तो नए ट्रेड रूट्स को ओपन होना भी इस वक्त अमेरिका को एक चेक दे रहा है। आने वाले 20-25 सालों के अंदर जो माहौलियात के एक्सपर्ट्स ये बात करते हैं कि आर्कटिक रूट्स वाजे हो जाएंगे, उस वक्त इस जगह की फेट जिसके कंट्रोल में होगी वो आने वाले दौर का वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर सकेगा। इन 2 स्ट्रेटेजिक पोजीशन को समझने के बाद अब एक और सिचुएशन कि कभी भी अमेरिका और रशिया इन ट्रेड रूट्स के जरिए या इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के जरिए अगर ग्रीनलैंड की किसी भी जगह तक एक्सेस रखते हैं, तो ये एक डायरेक्ट चेक होगा टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो उसके लिए काबिल कबूल नहीं है। इसलिए वो इस लैंड को फौरी तौर पर अपनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लैंड में कन्वर्ट करना चाहता है। एक और जो पहलू जो स्ट्रेटेजिक के बाद हमें इसमें नजर आता है वो रेयर मिनरल्स का है। दुनिया इस वक्त रेयर मिनरल्स की जंग इसलिए लड़ रही है कि दुनिया को इस वक्त ईवी
الیکٹرانک وہیکلز کے اندر یوز ہونے والی ٹیکنالوجی کے لیے جو لیتھیم بیٹریز ہیں، یا اس کے ساتھ سلیکون کے حوالے سے جو سیٹلائٹس اور جیٹس کے اندر، فائٹر جیٹس کے اندر استعمال ہونے والے اکوپمنٹس ہیں، ان کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم ایک وار اکانومی کو دیکھ رہے ہیں، ویپنائزڈ اکانومی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ ٹیک اکانومی دنیا کے لیے اس وقت سب سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور ہر وہ طاقتور ملک جو ٹیک اکانومی کو قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ ریئر منرلز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چائنا نے ریئر منرلز کے ایکسپورٹ پر نہ صرف بین لگایا بلکہ وہ اس کو ریزرو کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت جہاں پر ریئر منرلز چائنا اور اس کے بعد افریقہ جیسے کنٹریز میں موجود ہیں، اور جن کنٹریز کے اندر ریئر منرلز ہیں وہاں پر آپ کو جنگوں کا سامان بھی نظر آئے گا، کیونکہ وہاں پر دنیا ان ریئر منرلز کے حصول کے لیے اپنے تگ و دو کر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح گرین لینڈ کے اندر بھی ریئر منرلز کی پریزنس اس خطے کو کانفلکٹ کے اندر لے کے جائے گی۔ اس سے پہلے کہ یہ واضح ہو کہ کوئی ملک یہاں پر جاتا ہے، اور وہ اس سے پہلے کہ ریئر منرلز وہاں نکلیں، تو امریکہ اس اپرچونٹی کو بہت پہلے ہی لینا چاہتا ہے۔ یہ سوال الگ ہے کہ ریئر منرلز وہاں سے نکالے جا سکیں گے کہ بھی نہیں، یا یہ آسان مرحلہ ہوگا، یا یہ مشکل ہے یا آسان ہے۔ یہ سوال کا جواب شاید امریکنز ابھی چاہتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی فیٹ جو بھی ہو، صحیح ہو یا غلط ہو، اس کی اسٹریٹجک اور جو اس کی اکنامک امپورٹنس ہے وہ امریکن فیورز میں پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جائے۔ اب ایک لاسٹ چیز جو اس کے اندر ہمیں ڈیسائیڈ کرنی ہے وہ یہ کہ ہم ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ ورلڈ آرڈر دنیا کے ان خطوں کی طرف لے جائے گا جن خطوں کے اوپر دنیا کے پہلے انٹرسٹ نہیں تھے، چاہے وہ آرکٹک لینڈ ہو، چاہے وہ انٹارکٹک لینڈ ہو، چاہے وہ گرین لینڈ ہو، چاہے وہ آئس لینڈ ہو، چاہے وہ سمندروں کی تہیں ہوں، یا وہ اسپیس ہو۔ کیونکہ اس وقت جو دنیا ہے وہ ایک نئی تگ و دو کی طرف ہے، اور وہ یہ کہ جو AI اور مائننگ اور ڈیٹا سائنسز میں استعمال ہونے والی لینڈز ہیں، یا وہ سائٹس ہیں جن کے حصول ضروری ہے کہ پہلے سے وہاں اپنی سائٹس اسٹیبلش کر لی جائیں، ایسا نہ ہو کہ وقت میں دیر ہو جائے اور ایسے ممالک، ایسے علاقے جہاں پر حکومتیں کمزور ہیں، ان کو رجیم کو گرا کر اپنی فیور میں کرنے کا جو اس وقت مرحلہ چل رہا ہے، یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کو سیٹ کر رہا ہے۔ وینزویلا کی حکومت ہو، ایران کی حکومت ہو، یوکرین کی حکومت ہو، پاکستان انڈیا کی جنگ ہو، اس کے درمیان کمبوڈیا تھائی لینڈ کا معاملہ ہو، سوڈان کے اندر اس وقت حالات ہوں، لیبیا کے اندر ان کی فوجوں کی آپس میں جنگیں موجود ہوں، ہر اس جگہ پر آپ کو وارز نظر آئیں گی جہاں پر منرلز موجود ہیں، جہاں پہ زمین کے نیچے سے کچھ ایسا نکلتا ہے جو ان ٹیک اکانومیز یا نیو ورلڈ آرڈر کی فائدے کے لیے استعمال ہو سکے۔ ہماری کوشش تھی کہ گرین لینڈ کے اس سوال کو سم اپ کریں کہ یہ ہے کیا، اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے، اور کن وجوہات کی بنیاد پر دنیا گرین لینڈ کے حصول کی بات کر رہی ہے، یا امریکہ اپنا زیادہ انٹرسٹ شو کر رہا ہے۔